तो क्या मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं? एक बार सभी बताएँगे, ये आवाज़ क्लियर आ रही है अपनी? तो अपन क्या कर रहे थे? अपन कर रहे थे एमसीक्यू। एमसीक्यू। अब एमसीक्यू कौन से कर रहे थे? तो अपन एमसीक्यू कर रहे थे प्रीवियस, मतलब वे क्वेश्चन जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे सपोज करो अपन टॉपिक ले, इलेक्ट्रिसिटी ले लिया अपन ने, फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब विद्युत वाला चैप्टर ले लिया। इसके जो पुराने क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, जैसे एलडीसी हुआ, मतलब ऑल एग्जाम्स, वो क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो मान लो अपन 360 में और देख रहे हैं अपन, कैसे कि अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके आसपास की जो थ्योरी बनती है उसको भी अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसका पार्ट सेकंड। इसके अंदर का अराउंड फिगर 25 क्वेश्चन कर लेंगे, और 25 इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। तो ये है पार्ट टू। क्या ये पार्ट टू? पार्ट टू। और पार्ट टू किसका? विद्युत का। तो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? तो अपन लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये वाली अपन ने पीपीटी देख ही ली थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर आई आर। क्या समझा था अपन ने? कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मतलब वोल्टेज और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। सिंपल बात अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली थी। और ये वोल्टेज है, ये आई आर, ये समझ लिया था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने अराउंड लगभग ज़्यादा से भी ज़्यादा अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, 25-30 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे समझते हैं? अब देखो, सबसे पहले 200 वोल्ट, क्या 200 वोल्ट का 1 वोल्ट था जरनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है। मतलब 200 वाट का कोई वोल्ट का 1 वोल्ट था जनित्र है, उसको 40 वोल्ट के बल्ब से जोड़ा गया है। तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान होगा। अब इस क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाना है? सबसे पहले इसको करीबन करीबन कैसे पहुंचे? ये एलडीसी का क्वेश्चन है, एलडीसी का, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अपन से प्रवाहित धारा का मान। अब अपन को पता है, अपन को चाहिए धारा, करंट। अब अपन को धारा कैसे निकालना है? अब एक तो अपन को दे रखा है वोल्ट, और दूसरा दे रखा है वाट। तो अपन को कुछ याद है क्या? मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था। जैसे सपोज करूं, मैंने पावर्स के फॉर्मूले बताए थे। P बराबर क्या बताया था? W/T। P बराबर VI। एक बताया था V²/R। ऐसा ही बताया था ना कुछ, ठीक है। तो अपना काम अभी यहीं से हो जाएगा। अपन को दो फॉर्मूले ये याद रखना है। अब जब अपन दो फॉर्मूले अपन याद रख रहे हैं, ये ठीक है, ये स्मॉल हो गया, चलो कोई ना। अगर अपन को ये फॉर्मूले याद है तो यहाँ से निकालेंगे। सपोज कैसे कि ये है पावर। अब पावर का क्या होता है? पावर का होता है वाट, मात्रक वाट। अब यहाँ से ये क्या है? ये है वोल्ट, विभवांतर वो। और ये क्या है? करंट। करंट का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। यहाँ से अपन ने ये दिमाग लगाया थोड़ा सा कि अपन को वोल्ट भी चाहिए, वोल्टेज भी चाहिए, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। अपन ने पावर शक्ति पढ़ी, सर ठीक है पढ़ ली। तो उसमें अपन ने, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, मतलब एक डायग्राम बताया था कि जैसे W/T होता है P²/2m। जो भी अपन ने फॉर्मूले की बात की पिछले वाले, उसी को अपन को यूज करना है यहाँ पर। अब जैसे वाट, अब वाट कितना दे रखा है? 40 वाट। अब कुछ भी नहीं करना, 40 वाट, 40 की जगह 40 रख दूँ। वोल्ट कितना दे रखा है? 200 वोल्ट गुणा एम्पियर, एम्पियर। इसके बाद अपन को एम्पियर की वैल्यू चाहिए, मतलब एम्पियर क्या है? धारा, एक तरह से करंट। तो एम्पियर की जब वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 40, अब ये बटे में आ जाएगा 200। इतनी तो मैथ आती होगी, एम्पियर। अब कैसे काटे इसको? एक जीरो से, एक जीरो, चार से ये 5 बार,
तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 मतलब एम्पियर। ठीक है, अब इसका इसमें भाग देंगे तो आपको पता है कितना आंसर आ जाएगा। अब इतना तो आप आगे कर ही सकते हो, कितना आंसर आ जाएगा, क्या लगता है कितना आएगा? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मतलब समझने लायक भी क्वेश्चन था और करने लायक भी क्वेश्चन था। मतलब इस क्वेश्चन में उलझ सकता है, जितना टाइम मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग उलझ सकते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब थोड़ा टफ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इसके लिए मैं बात करता हूँ, देखो, एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर। विभवांतर, अब विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, क्या होता है? देखो, कोई निकाय ले लेता हूं मैं, मान ले ये निकाय ले ली, ठीक है, इसका कोई पॉइंट ले लूं, भी यहां पर अनंत ले लो, सपोज करो अनंत से किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है, वो क्या कार्य, क्या कहलाता है? वो कहलाता है विभव। कि एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य, उसको कहते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। ठीक है भाई, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र अनंत से, ये अनंत है यहाँ पर, अनंत से विद्युत क्षेत्र, अब ये क्या है, इस निकाय के अंदर विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी भी पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको किया जाएगा विभवांतर, सॉरी विभव। अब विभवांतर क्या है? विभवांतर, जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और बी। विभवांतर का मतलब है दो विभवों का अंतर, 2 पॉइंटों का अंतर। सपोज करो कैसे, मान लो पॉइंट बी है तो वी भी माइनस वी, ऐसे लिख दूं क्या मैं, कि वी बी बराबर, सॉरी वी बी माइनस वी ए, मतलब दो विभवों का अंतर हो गया ना, डिफरेंस, अंतर, तभी तो इसको बोल रहे अपन विभवांतर। दो विभवों के अंतर को क्या बोलेंगे? विभवांतर। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन देखो, विभवांतर, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम। ठीक है, अपन ने फॉर्मूला क्या देखा, क्या क्या दे रखा है, 5 तो वोल्ट दे रखा है और 2 कूलाम दे रखा है। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। V बराबर W/Q। अब अपन से पूछा है वर्क, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ये कार्य पूछा है। अपन को चाहिए कार्य की वैल्यू, 5 तो वोल्ट दे रखा है और 2 कूलाम दे रखा है, तो 10 जूल। क्या जाएगा आंसर? 10 जूल। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10 जूल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, विभवांतर से पूछ लिया। विभवांतर का मतलब है कि दो विभव, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। अब अंतर कैसे लेंगे? तो अंतर लेंगे लास्ट में से पहले का घटाएंगे तो अंतर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ठीक है, या सीएफएल की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। मतलब जो एलईडी है ना, वो सीएफएल की तुलना में अधिक लंबा ये प्रदान करती है सेवा, बिल्कुल बात सही है। अब दूसरा क्या है? एलईडी सीएफएल, अपन को क्या याद रखना है? एलईडी सीएफएल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। दोनों बात सही है, मतलब ये भी बात सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कथन ए, कारण आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं दोनों। कारण आर कारण ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल ये बात सही है। अब ये भी पढ़ लेते हैं। सत्य है परंतु नहीं, ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, और ये भी दोनों सत्य हैं लेकिन नहीं, ये भी नहीं हो सकता।
क्योंकि बात सिंपल सी बात है, जो एलईडी है और दूसरी सीएफएल, सीएफएल, इन दोनों में पूछा गया है कि क्या एलईडी सीएफएल से ज़्यादा सेवा प्रदान करती है। सिंपल बात है, अपने पहले एलईडी बल्ब आता था, उसके बाद सीएफ पहले सीएफएल आता था, अब एलईडी बल्ब आने लग गया। तो सीएफएल है वो एलईडी की तुलना में तो ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा खर्च करती है, दूसरी बात, और ये एलईडी ज़्यादा चलती है, अपनी एलईडी थोड़ी लंबी सेवा देती है, सिंपल सी बात है। ये तो समझ सकते हैं अपन। एलईडी का फुल फॉर्म, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, हाँ ये रहा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है L2 में। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, एलईडी एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब किसको उत्सर्जित करता है, तो ये केवल हरा रंग को उत्सर्जित करता है, केवल लाल रंग को उत्सर्जित करता है, केवल पीले रंग को उत्सर्जित करता है। तो ये कौन कौन से रंग को उत्सर्जित करता है, कैसे समझना है अपन को, देखो। तो सभी ये सभी प्रकार के रंगों को जो दे रखा है, लाल ग्रीन, मतलब ग्रीन को भी करता है, रेड को भी करता है, और येलो को भी करता है। ये तीनों सही है, तीनों सही है। आजकल घरेलू उपकरणों पर, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आजकल घरेलू आजकल घरेलू उपकरणों पर सितारे 5 स्टार तक अंकित किए जाते हैं, तो इन उपकरणों पर अंकित सितारे व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? बोल दो कि नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसे समझो कि जो विद्युत के जो उपकरण है, जैसे तुमने एसी चला रखी, फ्रिज चला रखी, पंखा चला रखा है, टीवी चला रखा है, या कोई भी चीज, उस पर स्टार लगे होते हैं। जैसे दुकान पे जाते हैं अपन, तो दुकान पे जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि मुझे फ्रिज दिखाओ, चलो एसी की बात करते हैं, एसी दिखाओ, तो फिर तुम यही पूछोगे कौन सा एसी चाहिए, तो 5 स्टार चाहिए, 3 स्टार चाहिए। तो स्टार का मतलब क्या है, वही पूछ रहा है कि स्टार का मतलब क्या होता है। तो देखो, स्टार का मतलब होता है एनर्जी सेविंग, मतलब जिस प्रोडक्ट पर स्टार ज़्यादा होंगे वो विद्युत को कम खर्च करेगा। मतलब स्टार ज़्यादा तो विद्युत कम खर्च, मतलब सेविंग बचा ली, कुछ एनर्जी बचा ली। अगर कोई 1 स्टार है तो वो विद्युत ज़्यादा खाएगा, और कोई 5 स्टार है, मैक्सिमम 5 स्टार होता है, तो 5 स्टार वाली विद्युत कम खाएगा। तो इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उस उपकरण का उपयोग अवधि, तो ये कोई मतलब नहीं, उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता उच्चतर होती है। बिल्कुल, ये बात सही है कि ऊर्जा दक्षता उच्चतर होती है, ऊर्जा दक्षता उच्चतर होती है। उस उपकरण की कार्य क्षमता बेहतर हो, देखो कार्य से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो तुम टीवी लेके आए, सॉरी एसी लेके आए, अब एसी तो कोई सा भी लेके आ जाएंगे, हवा इक्वली देगा, बस वो लाइट ज़्यादा खाएगा या कम खाएगा, इतना ही इफेक्ट आएगा उसके अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर। हाँ, केवल ऑप्शन नंबर 2। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन, जिस पर माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है, वह है। अब वह माइक्रोवेव ओवन, सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन क्या होता है? ओवन, आजकल एक ऐसा ओवन आता है जिसके अंदर आप देखते होंगे कि कुछ भी बनाया जा सकता है। मतलब चपाती को छोड़ के अधिकतर बहुत सारे कुकिंग्स आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली कुकिंग भी हो सकती है उससे। जैसे बात करें, माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें पास्ता, पिज्जा, बर्गर वगैरह कुछ भी बनते हैं तो ओवन के माध्यम से ही बनते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ओवन का कौन सा उपयोग होता है, कौन सी चीज ओवन में उपयोग होती है, तो बस इतना ही क्वेश्चन है अपना। तो जो इसका उपयोग, देखो मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, बिल्कुल, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, ट्रेवलिंग वैक्यूम ट्यूब, तो इसके अंदर मैग्नेटन ट्यूब, क्या मैग्नेटन ट्यूब, मैग्नेटन ट्यूब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? विद्युत का अच्छा सुचालक, विद्युत का अच्छा सुचालक, अच्छा सुचालक, तो सबसे फर्स्ट पर आता है चांदी। फर्स्ट पर चांदी, फिर सोना,
फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये सीक्वेंस होता है। मतलब सबसे सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कि सुचालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह होता है। देखो तीन चीज होती है। सुचालक, कंडक्टर, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। सपोज करो कहीं कहीं में, तो देखो चांदी में, सोने में, कॉपर में, फिर क्या कहते हैं, अ, लोहे में, एल्यूमिनियम में, तो इनमें ऊष्मा का अच्छा सुचालक हो जाता है। दूसरी बात, चालक जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, मतलब एक तरह से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। बात करें सूखी लकड़ी, कांच, रबर, तो ये एग्जांपल्स। एक आते अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। तो वो क्या होते हैं, जो ताप जब नॉर्मल रखेंगे परम शून्य ताप के आसपास, तो वो कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर उसमें ताप बढ़ा देंगे ना, तो वो चालक की मतलब कंडक्टर्स की तरह व्यवहार करता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो तीन अच्छे आते हैं इसमें। तो अब देखो सबसे अच्छा, अब इन चारों में सबसे अच्छा देखो, सबसे अच्छा होता है चांदी। क्या चांदी? चांदी के बाद आता है तांबा, सॉरी, चांदी के बाद आता है सोना, सोने के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम। अब जो लाइट है वो सबसे अच्छा ट्रेवलिंग करता है चांदी में। मतलब इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, प्रतिरोध बिल्कुल जीरो हो जाता है। और उसके बाद ये मतलब अच्छा सुचालक होता है चांदी। उसके बाद सोना, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। ये चार बातें और याद रखनी है अपन को। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो ये 2000 से 2500, 2000 से 2500 आर एस पर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, विद्युत प्रतिरोध अनंत। क्या अनंत? अब एक होता है चालक, कुचालक, एक होता है अर्धचालक। ऐसे तो एक और आता है अतिचालक। ये क्रांति कोण से अधिक कोण पर ये सुचालक की तरह व्यवहार करता है। जैसे इसमें आता है, एक तो पारा आता है, एक लेड आता है, ये दो तो इसमें आते हैं अधिकतर। अर्धचालक में ये दोनों तरह से व्यवहार करता है। मतलब एक तो सुचालक करेगा, एक कुचालक। अब सुचालक कब करेगा, कुचालक कब करेगा। और ये इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, और इसमें धारा का प्रवाह आसानी से आसानी से हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। अब ये सुचालक और कुचालक कब करेगा, ये कुचालक करेगा जब ये नॉर्मल रहेगा परम शून्य ताप पर। और अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो ये सुचालक कंडक्टर्स की तरह व्यवहार करता है। ये बात क्लियर है यहाँ से? चालकता, अर्धचालक की चालकता, मतलब अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है, तो ये होती है 0। क्या होती है? 0। डेजर्ट्स कूलर, डेजर्ट्स कूलर का शीतलन। अब देखो शीतलन आ गया ना, तो वो करेगा वाष्पन। इस पर वाष्पन पर, वाष्पन। इसके बाद विद्युत परिपथ किरचॉफ्स का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ्स लो, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है आवेश संरक्षण पर होता है। किस पर? आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। इसको धारा का नियम पर भी बोलते हैं, इसको धारा का नियम भी बोलते हैं, धारा का नियम भी बोलते हैं। मतलब क्या होता है, आने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब कैसे समझाओ सर एक बार। तो देखो ये कोई पॉइंट है, इस पर मान लो ये ये धारा आ रही है अंदर, ये धारा भी अंदर आ रही है, और ये बाहर जा रही है, ये धारा बाहर आ रही है, और ये भी बाहर जा रही है। मतलब एक नोड संधि बिंदु हो गया। इस पर जो जितनी भी धाराएं अंदर आ रही है उनका योग, और जो जाने वाली धारा उनका योग, दोनों का योग है वो बराबर होगा। मतलब जो आएगी वो जाएगी, सिंपल सी बात है। जो आएगा वो जाएगा भी, सही। तो इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये आवेश संरक्षण है कि इसमें? हाँ, आवेश संरक्षण है। क्या? आवेश संरक्षण है। ठीक है।
भारत में मुख्य एसी एसी है अल्टरनेट करंट, ऐसा करंट जो समय के अकॉर्डिंग बदलता है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता है, वो एसी करंट मतलब समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित। ठीक है, घरों में यही आता है, घरों में यही आता है, ऐसे करंट ही घरों में रहता है, तो वो करंट समय के साथ चेंज होता जाता है, इतनी सी बात। इसमें 50 हर्ट्ज, ठीक है, और अपने आता है 220 वोल्ट। ओह, आवर्ती आवर्ती मतलब साइकिल पर साइकिल, 50 हर्ट्ज कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 4 हेनरी की कुंडली में, अब देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए, एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है, धारा के परिवर्तन की दर होगी। पटवार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला है ई एम एफ, विद्युत वाहक बल का, -L d∅dt। अगर ये फॉर्मूला याद है ना अपन को, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये धारा में परिवर्तन की दर, सबसे पहले विद्युत वाहक बल, अब ये है ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 16, ठीक है, माइनस एल विद्युत वाहक बल 4 हेनरी की, ठीक है, ये स्व प्रेरण गुणांक, ये क्या है, स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक। अब इसमें ये क्या पूछ रहा है अपन से, ये पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल वोल्ट है और हेनरी में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, 4 हेनरी की, ठीक है। अब तो देखो, ये di/dt मतलब धारा में परिवर्तन की दर, तो अपन को पता है धारा में परिवर्तन की दर होता है di/dt ऑन 4, भाई 4 हेनरी है, तो di/dt 4, di/dt। अगर ये क्वेश्चन, तो देखो मैं मानता हूँ ये हार्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया होगा तो सबने छोड़ा होगा, क्यों, अगर अपन को ये फॉर्मूला याद नहीं है ईएमएफ का, विद्युत वाहक बल का, तो अपन इस क्वेश्चन को छेड़ ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और बाकी अगर ये फॉर्मूला आता है तो अपन को दिमाग लगाना है भाई, धारा में परिवर्तन की दर, भाई कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो dv/dt, ये क्या होता है, तो ये वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। अगर मैं da/dt बोल दूँ तो त्वरण में परिवर्तन की दर, तो जब d डेल्टा या d लग जाता है तो परिवर्तन की दर, ठीक है, तो अपन को पता है di/dt करंट, और इसका आंसर क्या आएगा, 4। ये क्या है, एम्पियर, ये रहा एम्पियर, धारा का मात्रक, और टाइम का मात्रक सेकंड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल अधिकतम होगा जब, जब कुंडली से जोड़ा फ्लक्स अधिकतम हो, नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम हो, ये भी बात अच्छी नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो, तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम, फ्लक्स से फ्लक्स में परिवर्तन की दर मैक्सिमम हो, ठीक है, तो इसकी ये बात सही है। फ्यूज तार बना होता है, अब बात करता हूँ फ्यूज तार, फ्यूज तार। अब फ्यूज तार में अपन को क्या क्या याद रखना है, वे सारी चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा कि फ्यूज तार में अपन को क्या क्या याद रखना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता फ्यूज तार का, पहली बात। इसका गलनांक, निम्न गलनांक, ये होता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो, या बोल दो प्रतिरोधकता, इसका मात्रक ओम गुणा मीटर होता है, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस कर दिया। ये दो चीजें, एक तो किसका बना होता है, ये बना होता है लेड प्लस 10, सेकेंड, ठीक है, ये बना होता है पीबी प्लस एस एन,
लेड प्लस टिन। अब इसकी तो 37% मात्रा होती है, टिन की 63 होती है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखा अपन ने इसके अंदर कि निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोधकता लेड और टिन का बना होता है। दूसरी बात, 37% होता है लेड और 63 होता है टिन। ये बात अपन को याद रखनी है, और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये याद रखना है, इसको कहाँ लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। इससे अपने अधिकतम सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का देखो, फ्यूज तार बना होता है, किसका बना होता है? प्लेटिनम का नहीं बनता साहब, एल्यूमिनियम का भी नहीं बनता साहब, तांबे का भी नहीं बनता। तो टिन और शीशे। देखो, लेड को क्या बोलते हैं? शीशा भी बोलते हैं। क्या? शीशा भी बोलते हैं। लेड, ये देखो मैंने इंग्लिश टर्म्स लिख दिया, लेड और टिन। ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आधारित युक्ति है। ठीक है। कौन सी? चुंबकीय आधारित युक्ति कौन कौन सी होती है? जैसे होती है विद्युत करेंट, टेलीफोन, टेलीग्राफ, स्पीकर, विद्युत घंटी। और इसमें अपन को एक चीज नोट में याद रख लेनी है। क्या? कि बजने वाली चीजें, बजने वाली जो बजेगी, मतलब टन टन टुन टुन जो भी करेगी, जो बजेगी, तो वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो इसमें क्या आंसर है? ये क्या इसका आंसर है? विद्युत घंटी। इसका आंसर क्या है? विद्युत घंटी। ठीक है। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? अभी जस्ट बताया मैंने क्या क्या विशेषता। निम्न गलनांक, निम्न, तो ये मैंने आपको नहीं बताया। उच्च गलनांक, तो ये भी मैंने नहीं बताया। निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, तो मैंने क्या यही बताया क्या जस्ट? निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसके अंदर ये भी याद रख लो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर। ठीक है। अब उसमें प्रभाव क्या होता है? जैसे सपोज करो, अपन सब मोबाइल या कोई भी चीज यूज करते हैं, तो उस वस्तु को जब अपन चार्ज करेंगे या उसको उष्मा देंगे, एनर्जी देंगे, तो गर्म हो जाएगी। तो कुछ एनर्जी वो उष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। सपोज करो तुमने मोबाइल चार्ज किया, अब देखा होगा मोबाइल गर्म हो जाता है, मतलब कुछ कण, कुछ पार्टिकल हल्का सा गर्म होके वो उष्मा के रूप में निकल जाता है। उसको बोलते हैं अपन कौन सा सिद्धांत? उसमें सिद्धांत, धारा का उसमें सिद्धांत। ठीक है। घरों में अधिकतम 15 एम्पीयर धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बना होता है। अब मैंने क्या बताया आपको? 30% शीशा, 60% टिन। क्या यही बताएगा? देखो एक बार, टिन 63 और लेड 37। देखो एक बार, शीशा, लेड, पीवी, टिन, टिन। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। रो, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? अब इकाई से पहले प्रतिरोधकता, ऐसे तो मैंने पुराने वाले लेक्चर में समझा दिया। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता होती क्या है, प्रतिरोधकता किन किन
चीजों पर डिपेंड करती है। तो प्रतिरोधकता एक तो करती है प्रकृति, नेचर पर, मतलब, और एक टेम्परेचर पर। ये दो चीजों पर निर्भर करती है, इसके अलावा ये कहीं निर्भर नहीं करती। बात करूं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की निर्भरता मैंने बोली थी आपको कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। समानुपाती का जब अपन ने यहाँ से चिन्ह हटाया था तो यहाँ आया था रो, रो एल अपॉन ए। अपन ने जब रो की वैल्यू ज्ञात की थी यहाँ से, तो आर ए बाई एल, ये अपने पास आ गया था सीधा सीधा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से लिखा, तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कारक कौन कौन से थे? लंबाई पर निर्भर करता है, प्रकृति पर करता है, विद्युत ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर करता है। तो वही यहाँ से यह समानुपाती हटा, नियतांक कांस्टेंट आ गया। उसके बाद जब इसकी वैल्यू निकाली तो ये इधर गुणा हो गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। सिंपल बात, इतना तो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं निकालता हूं क्या, इकाई, यूनिट। तो देखो आर क्या होता है, हाँ? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ठीक है। अब ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का होता है यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई की होती है मीटर, ठीक है। मीटर से 1 मीटर, ऊपर 2 मीटर तो नीचे 1 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ऊपर बचेगा ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। मतलब ए ऐसे लिखते हैं ओम और ये मीटर, कोई जगह तो ऐसे भी लिख देते हैं। ये दो तीन तरह से ओम मिलते हैं। तो देखो ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। तो इसके बाद, हाँ इसके बाद भी हो गया ये वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है? अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, बिल्कुल। निम्न गलनांक, बिल्कुल। पतला भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी बात सही है, पतला और छोटा होना चाहिए। लेकिन स्थूल एवं छोटा नहीं होना चाहिए। क्या? स्थूल और छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका नहीं, कौन सा नहीं है? स्थूल और छोटा। किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। इस पर निर्भरता करती है उसकी लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसकी आकृति पर, उसकी प्रकृति पर। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधकता एक तो उसकी प्रकृति पर और एक टेम्परेचर पर। किस किस पे? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु, विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु, तो ये धातु है नरम लोहा। अब नरम लोहा क्यों? क्योंकि देखो, विद्युत का जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके अंदर परिनालिका बनती है। परिनालिका और चुंबक का एक गुण होता है कि चुंबक के आसपास जो भी पदार्थ रखेंगे तो चुंबक अपना गुण उस पदार्थ में छोड़ देती है। मतलब मान लो लोहे के अंदर परिनालिका में अपन लोहा रखेंगे तो कुछ टाइम बाद वो लोहा चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। किसकी तरह? चुंबक की तरह, क्योंकि चुंबक के छोटे छोटे पार्टिकल उसमें अपने प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। तो कौन सा? नरम लोहा। एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की निर्भरता, मतलब प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, प्रतिरोध निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और ये नेचर पर भी करता है, टेम्परेचर भी करता है, ठीक है। तो ये चार चीजों पे तो मोस्टली डिपेंड करता है। टेम्परेचर, नेचर, लेंथ, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चार चीजों पर। लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर, और क्या नहीं लिखा इसने, एक छोड़ दिया ना इसने, लंबाई हो गया, नेचर, प्रकृति छोड़ दी इसने, ठीक है। क्या छोड़ दी? प्रकृति। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के वेग किस में रिकॉर्ड करते हैं? किलोवाट आवर में। क्या? किलोवाट
आवर में, किलोवाट आवर में इसको मापते हैं। इसको घरों में लगे बिजली के मीटर अ, विद्युत वेग किसमें मापते हैं, तो ये मापते हैं किलोवाट आवर, मतलब यूनिट, जो यूनिट बनती है वो किलोवाट आवर की बनती है। तो ये कर लिए अपन ने। विद्युत वाला चैप्टर के अपन ने 50 क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स के कर लिए कवर। थ्योरी भी देखी अपन ने, जहाँ समझनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर बहुत क्वेश्चनों में तो थ्योरी नहीं की अपन ने, तो देखो क्या होता है, हर क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल होता है। फैक्चुअल में तो क्या थ्योरी समझाऊं, जहाँ थ्योरी समझाने लायक थी उस चैप्टर की अधिकतर मैक्सिमम थ्योरी अपन ने रिवाइंड कर ली है। जैसे बात करूं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ये किस पर, अन्योन्य अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब दूसरी बात, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है डीसी पर, बताइए। तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर। ये ट्रांसफार्मर की बात अपन ने याद रख ली यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, भाई जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बताइए। तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये दो तीन चीज अपन ने याद रख ली यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर देख लिया, जनरेटर देख लिया, विद्युत मीटर देख लिया, विद्युत मोटर, मीटर के मोटर। तो इसके बाद क्या समझना था इसमें, ये चैप्टर इसके साथ अपना कंप्लीट होता है। मतलब फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक अपन को देखना है। एक देखना है विद्युत, दूसरा देखना है प्रकाश वाला, थर्ड देखना है अपन को ताप व ऊष्मा। इसके बाद फोर्थ अपन को क्या देखना है, ताप हो गया, ऊष्मा हो गया, हम्म, विद्युत प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन सा है और कौन सा था, हाँ कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है फिफ्थ वाला, फोर्स देख लेंगे, बल देख लेंगे अपन। के बाद में छठा गति देख लेंगे, गति मतलब मोशन, इधर नीचे फोर्स हो गया। और सेकंड मतलब फिजिक्स के ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट चैप्टर, चैप्टर चैप्टर विद पीवाईक्यू, क्वेश्चनों के माध्यम से अपन किसके प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो अपन ने क्वेश्चन देखे उनका लेवल भी पता चला होगा। अपन ने देखा होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार आया है, क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, क्वेश्चन को किस तरह से सोचा जा सकता है, क्वेश्चन का क्या मेथड हो सकता है, अपन उसकी क्या वजह जान सकते हैं कि कैसे सोल्व कर सकते हैं और कितने कम टाइम में कर सकते हैं। तो उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह सारे टॉपिक अपन एक एक कवर कर लेंगे और उनके पीवाईक्यू भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।